गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लासेज में जो 11th क्लास में चैप्टर चल रहा था, पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इसका जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक संयोग के नियम। देखिए, आपको पता है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? परमाणु। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वो क्या है? परमाणु। तो ये परमाणु आपस में किस प्रकार से संयोग करते हैं, इसके बारे में प्राचीन काल में पुराने वैज्ञानिकों ने कुछ नियम बनाए थे, क्योंकि उस समय हमें परमाणु की संरचना नहीं पता था। ये जो नियम है तब दिए गए जब हमें परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो उस समय वैज्ञानिकों ने क्रिया करवा करवा कर ही देखा था कि परमाणु या तत्व एक दूसरे से किस प्रकार क्रिया करते हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने क्या दिए थे? नियम दिए थे। तो अपन उन्हीं नियमों को पढ़ेंगे। रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। उन 5 नियमों का हमें अध्ययन करना है। उन सब में सबसे पहला जो नियम है वह है द्रव्यमान संरक्षण नियम। जो सबसे पहला नियम है वो क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। इसके बारे में कुछ कुछ आप पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? यह नियम लेवोजियर ने प्रतिपादित किया था। लेवोजियर ने प्रतिपादित किया, और इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है वो लैंडोल्ट ने किया था। वह प्रायोगिक सत्यापन लैंडोल्ट ने किया। यह नियम क्या कहता है कि किसी भी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, और जितना द्रव्यमान क्रिया कारकों का रहेगा उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का रहेगा। द्रव्यमान की कोई हानि नहीं होती जब भी कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है। इसका अर्थ द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्य को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो यही क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रिया कारक व उत्पादों का द्रव्यमान समान बना रहता है। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब बनाया नहीं जा सकता, ना ही
नष्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है। अतः रासायनिक परिवर्तनों में, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक व उत्पादों का द्रव्यमान समान बना रहता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान की हानि नहीं होती। ना तो द्रव्यमान ज्यादा प्राप्त होता है ना कम प्राप्त होता है। जितना द्रव्यमान क्रिया कारकों का रहेगा उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का रहेगा। ये ही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। इस नियम को अपन कैसे समझ सकते हैं कि एक इस तरह की टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये ऐसी टेस्ट ट्यूब ली, इसमें एक में तो NaCl विलयन भर दिया, NaCl विलयन, और दूसरे में हमने AgNO3 विलयन भर दिया। अलग अलग में भर लिया। अब क्या करते हैं, इनका द्रव्यमान माप लेते हैं। क्या किया, इनका द्रव्यमान माप लिया। द्रव्यमान मापने के बाद मान लीजिए दोनों का द्रव्यमान 100 ग्राम था। अब इनको हम हिलाते हैं तो ये मिलेंगे एक दूसरे में। जब ये एक दूसरे में मिलेंगे तो अभिक्रिया होगी, NaCl AgNO3 से क्रिया करेगा, क्या बन जाएगा, AgCl का अवक्षेप मिलेगा, NaNO3। तो अभिक्रिया होने के बाद जब ये प्राप्त हो जाते हैं तो हम इनका भी द्रव्यमान मापते हैं। तो इनका भी जब द्रव्यमान मापा गया तो वो भी 100 ग्राम ही प्राप्त हुआ। मतलब ये दोनों 100 ग्राम थे तो ये दोनों भी 100 ग्राम मिले। इसका मतलब अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान की कोई हानि नहीं हुई। इससे पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये लैंडोल्फ ने इसका प्रायोगिक सत्यापन किया था। और इसी कारण से हम रासायनिक समीकरणों को लिखते हैं तो उन्हें संतुलित करके लिखते हैं। जो संतुलित करने का रीजन क्या है, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना द्रव्यमान क्रिया कारक का है उतना ही उत्पाद का होगा। इस कारण से हमको दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करनी पड़ती है। ये इसका क्या है, रीजन है। तो ये आपका पहला नियम हो गया, द्रव्यमान संरक्षण नियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम देखते हैं। ले लिया भाई इसका स्क्रीनशॉट। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा है स्थिर संगठन या अनुपात का नियम। ये के नियम केवल आपको याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल और डेफिनेशन ज्यादा काम आते नहीं है। ये पुराने टाइम के हैं, आजकल तो हमें पता लग चुका है रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। स्थिर संगठन या अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम।
लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। प्रतिपादित किया। और ये नियम क्या कहता है कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे उस यौगिक को आपने किसी भी विधि से प्राप्त किया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो। कहने का चीज समझिए, पहले ये नियम लिख देता हूं, फिर मैं समझाता हूं कि क्या कहता है नियम। किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त हो या किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, या किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। कहने का मतलब जैसे H2O है, जल है, जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो ये H2O चाहे आप कुएं का पानी लो, नलकूप का पानी लो, हैंडपंप का पानी लो, समुद्र का पानी लो, तालाब का पानी लो, नहर का पानी लो, किसी भी स्रोत से पानी प्राप्त कर लो, उस पानी में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 रहेगा, ऑक्सीजन का 16। तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या आएगा? 1:8। ये चाहे 1:8 रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, चाहे ये किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, ठीक है ना, जल को आपने किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो। ऐसे ही CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे लैब में बना लो, चाहे वायुमंडल से ले लो। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात ये रहता है 12:32, कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 32। तो द्रव्यमानों का अनुपात क्या आ जाएगा भाई? 2 से जा रहे, 2 से क्या, 4×3 12 और 4×8 32, 3:8 रहेगा। तो CO2 को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 3:8 रहेगा। इसी प्रकार इनकी संख्याओं का जो अनुपात है वो भी सेम रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 का रिलेशन रहेगा, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में 1:2 का रिलेशन रहेगा। तो स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात भी निश्चित रहता है और इनके द्रव्यमानों का अनुपात भी क्या रहता है? निश्चित। यही इस नियम में बताया गया था उस टाइम, ठीक है ना। जोसेफ प्राउस्ट ने इसको प्रतिपादित किया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं तीसरा, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इनमें से एक ना एक नियम पूछा जाता रहता है।
तो आपको इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स समझने हैं, याद रखने हैं। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। यह नियम 1803 में डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, जिसने परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने प्रतिपादित किया। थोड़ा सा इस नियम को समझना है एग्जाम्पल से। इसके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के द्रव्यमानों जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं में सरल पूर्ण संख्या का अनुपात रहता है। में सरल पूर्ण संख्या का क्या रहता है? अनुपात। जरा इस नियम को आप थोड़ा समझें। एग्जाम्पल लूंगा मैं भाई। आपको पता है, या पहले नियम लिख देता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझना है इसको। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोग कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के द्रव्यमानों जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, संयोग करते हैं, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, में छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात रहता है। यह नियम आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। यदि दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो एक तत्व के द्रव्यमानों जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं में आपस में छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात रहता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। हमें पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से संयोग करके कई प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपस में संयोग करके एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो इधर तो मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेता हूं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? देखो, N2, NO, नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, फिर N2O3,
N2O4 और N2O5, ये सारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं। 5 प्रकार के ये यौगिक बनाते हैं। ठीक है भाई। अब इसमें नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखो इन यौगिक में, समझना है ध्यान से। पहले नाइट्रोजन का द्रव्यमान, भाई 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान आपको पता है 14 होता है, 2 का 14 दूनी 28। यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है तो ये 14, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 28, यहाँ 2 है तो 28 और यहाँ 2 है तो 28। इन यौगिकों में ये नाइट्रोजन का द्रव्यमान हो गया। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, इनसे कितना ऑक्सीजन संयोग कर रहा है वो देखेंगे। तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये 16, यहां पर भी एक ऑक्सीजन है तो 16, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 ग्राम। यहाँ पर 4 है तो 16 चौक 64 ग्राम, यहाँ 5 है तो 16 पंजे 80, ये 80 ग्राम में, मतलब ये अपन ने इन यौगिकों में देख लिया। इस अनुपात में क्रिया कर रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन का द्रव्यमान निश्चित कर देते हैं। नाइट्रोजन का द्रव्यमान निश्चित करके उस निश्चित द्रव्यमान से देखते हैं कि ऑक्सीजन के कितने द्रव्यमान संयोग कर रहे हैं। तो सब में नाइट्रोजन का द्रव्यमान अपन क्या कर लेते हैं, एक एक नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान और इधर लेते हैं नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाली ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब यहां पर द्रव्यमान निश्चित कैसे करेंगे, जैसे नाइट्रोजन के 28 ग्राम है तो मैं 14 ग्राम से एक नाइट्रोजन से देखता हूं, सब में 14 ग्राम ले लेता हूं, सब में 14 ग्राम नाइट्रोजन का द्रव्यमान निश्चित कर लिया। सबसे सरल द्रव्यमान 14 ही होता है कि 14 ग्राम से कितना संयोग। तो यहां पर देखो 28 ग्राम से 16 ग्राम ऑक्सीजन संयोग कर रही है, तो 14 ग्राम से कितनी करेगी इस यौगिक में 8 ग्राम, 14 ग्राम से कितनी करेगी 8 ग्राम। भाई सही है ना। N2O में 28 ग्राम नाइट्रोजन से 16 ग्राम कर रही है, तो मैं इस यौगिक में अगर 14 ग्राम से पूछूं तो तुम क्या कहोगे 8 ग्राम ऑक्सीजन कर रही है। अब इसमें देखो, इसमें 14 ग्राम से कितनी कर रही है 16 ग्राम, इसमें देखो 28 ग्राम से 48 ग्राम कर रहा है, तो 14 ग्राम से कितना करेगा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, 48 का आधा क्या हो जाएगा 24। यहाँ पर भी 28 से 64 कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 14 ग्राम से आधा हो जाएगा, 64 का आधा 32 ग्राम। और फिर 28 से 80 कर रहा है, तो 14 ग्राम से कितना करेगा 40। तो अब देखो हमारा जो नियम है, यदि 2 तत्व संयोग करके एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमानों, ऑक्सीजन के द्रव्यमानों जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं में छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात रहेगा। देखो इस सरल पूर्ण संख्या में 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 34 8 39, 1:2:3:4:5। तो देखो सरल अनुपात आ गया ना, ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से क्या कर रहे हैं संयोग। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, इसको उतार लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। फिर एक और एग्जांपल बता दूंगा इसका मैं।
हाँ भाई, इसको साफ कर दूं। एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लो आप लोग। एक तो ये हो गया। दूसरा कार्बन व ऑक्सीजन का देख लो। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाई ऑक्साइड भी बनाते हैं। इसमें अगर अपन देखें, कार्बन का 12 और ये भी 12 ग्राम। ऑक्सीजन का देखो, इसमें 16, इसमें 32। तो 12 ग्राम से संयोग करने वाली, अगर कार्बन का द्रव्यमान निश्चित कर लूं 12-12 ग्राम, तो इसमें तो 12 ग्राम से कितना कर रहा है संयोग, 16, और इसमें 32। तो 16 दूनी 32, 1:2 का रेशो आ गया। तो सरल अनुपात में रेशो करते हैं। देखो, अब इस टाइम पर इसकी इतनी जरूरत महसूस नहीं होती। वे उस टाइम वैज्ञानिक जब कुछ नहीं जानते थे तो उन्होंने ये बताया कि तत्व जो सरल अनुपात में संयोग करते हैं, तो वो चीज इसी को बता रही है। ठीक है ना। आज थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, इसमें क्या नई बात है, पर उस टाइम पर ये चीज अजीब नहीं थी, बल्कि बड़ी मेहनत से खोजी गई थी ये चीज। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा नियम। जिसे बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम है तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, कुछ भी कह सकते हो। व्युत्क्रम को रेसिप्रोकल बोलते हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तुल्य है तो इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन रिचर ने किया था 1792 में। इसका प्रतिपादन रिचर ने किया। ये तो साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं किसने कब क्या किया। ये नियम कहता क्या है कि इसके अनुसार वह अनुपात, इसके अनुसार वह अनुपात वह अनुपात जिसमें दो तत्व, जिसमें दो तत्व किसी तीसरे तत्व, किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, भार से संयोग करते हैं, तो वे आपस में भी उसी अनुपात में संयोजित होते हैं। या उसके सरल पूर्ण संख्या के गुणज होते हैं, या उसकी सरल पूर्ण संख्या के गुणज होते हैं। देखो, समझो इस नियम को। जैसे अपन ने 3 तत्व ले लिया, कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अपन ने क्या लिख लिया, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके CO2 बना रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन CH4 बना रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O बना रहा है। ठीक है भाई। तो इसमें देखो पहले CO2 में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करता है। CO2 में कार्बन कितना है, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम। तो इसमें 32/12 ये है इनका सही। दूसरा देखो CH4 में 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तो 4/12, मतलब 4 तो क्या है हाइड्रोजन और 12 क्या है और कार्बन। तो दोनों को अगर अपन बराबर करें तो 32/12 अनुपात 4/12। कार्बन के निश्चित द्रव्यमान से इन्होंने किस अनुपात में संयोग किया है, 8:1। भैया 4 8 32, 4 1 4, तो 8:1। यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, 8:1। अब ये चीज H2O में देखो, H2O में भी हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 1:8। तो वही चीज आ गई, देखो ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1, यहां पर भी ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1। तो यही ये नियम बताता है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो वो आपस में भी उसी अनुपात में संयोजित होंगे या उसकी सरल पूर्ण संख्या में गुणज होंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बता लीजिए। ये चौथा आपका नियम हो गया। अब लास्ट नियम देखते हैं, गैलोसाक के आयतन संबंधी संयोजन के नियम। पांचवा नियम है गैलोसैक के गैसीय आयतन संबंधी संयोजन नियम। ये नियम गैसों के लिए दिया गया था, बाकी सब तो द्रवों के लिए दिए गए थे, ठोस या द्रव अवस्था के लिए, और ये गैसों के लिए था। 1808 में प्रतिपादित किया गैलोसैक ने, 1808 में दिया गया। ये नियम क्या कहता है, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तब उनका संयोग आयतन सरल अनुपात में होता है। संयोग आयतन सरल अनुपात में होता है। वह यदि उत्पाद भी
गैस हो तो क्रियाकारी गैसों के आयतनों से संबंध रखता है। वह क्रियाकारी गैसों के आयतनों से संबंध रखता है। कहने का मतलब है कि परमाणु में जो सरल अनुपात में क्रिया करते हैं वही चीज है, तत्व एक निश्चित या सरल अनुपात में संयोग करते हैं। बस ये गैस के लिए कह दिया गया है, बाकी वही पहले वाले जो नियम थे उन्हीं के अनुसार है, स्थिर अनुपात के नियम है उसके अनुसार। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनती है, अमोनिया। तो इनके जो आयतनों का अनुपात रहता है वो 1:3:2 ऐसे रहता है। इसका एक आयतन लोगे, इसके 3 आयतन लोगे तो इसके 2 आयतन बनेंगे। या दूसरा उदाहरण देख लो, हाइड्रोजन गैस की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो इसका एक और इसका भी एक, तो इनमें देखो सरल अनुपात है 1:1:1। एक अनुपात एक कर। तो ये गैसों के लिए दिया गया था कि सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, सरल परमाणु है जो सरल अनुपात में क्रिया करते हैं, वो चीज कही। ये गैलो-सैक ने गैस के लिए दे दिया बस। तो ये 5 नियम हो गए जो रासायनिक संयोग के नियम है। आज ये अपने खत्म हो गए, इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको केवल इनको पढ़ना है और एग्जाम्पल 1 1 2 2 ध्यान रखने हैं। इनकी क्वेश्चन ऐसे ही आता है, स्थिर अनुपात का नियम लिख दो, गैलो-सैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम लिख दो, व्युत्क्रम अनुपात का नियम लिखो, उदाहरण द्वारा समझाओ, बस ये क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ओके स्टूडेंट्स।